हम लोग पहला चैप्टर में क्या देखे थे? अरे क्या था? मात्रक और मापन। इंक खत्म हो गया है जी। मात्रक और मापन ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोग मात्रक और मापन के बारे में समझे थे। तो उसमें हम लोग शुरू में ही चर्चा किए थे कि हम लोग किसको मापेंगे? भौतिक राशि को। तो भौतिक राशि को मापने के लिए भौतिक राशि को समझना पड़ेगा। क्या प्रकृति में जो भी भौतिक राशि है उसके बारे में हम लोग समझते जाएंगे एक एक करके। तो दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसमें यही करेंगे कि जो भी भौतिक राशि है उसको एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे। सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये है। तो दूसरा चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं और इसी को समझेंगे गति के बारे में। देखो, गति की बात अगर की जाए तो इस पूरे यूनिवर्स में सभी वस्तुएं क्या है? गतिशील है। ये बोतल भी क्या है? गतिशील है। कैसे? हम लोग भी गतिशील हैं। ऐसे भी दैनिक जीवन में जो कुछ भी हम लोग देखते हैं तो गतिशील है। जैसे कोई भी कार्य करते हैं हम लोग तो गति में ही होते हैं सब। और यहाँ तक पृथ्वी भी गति में है। अगर पृथ्वी गति में है तो हम लोग भी तो गति में है। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोचो तो सभी वस्तुएं क्या है? गतिशील है। अब देखो, गति के बारे में समझने की क्या जरूरत है? क्या हमारे लाइफ में क्यों गति को समझना जरूरी है? जैसे कि देखो, प्रकृति में जो कुछ भी घटना घटित हो रहा है क्या, तो गति के कारण ही घटना घटित हो रहा है। जैसे कि दिन रात का होना क्या है? गति के ही कारण। वर्ष में 4 ऋतुओं का आना किसके कारण है? गति के कारण। तो इस तरह से हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? गति है। इसीलिए गति को ही समझना जरूरी है। तो गति में कौन कौन से मूल भौतिक राशि है उसी को हम लोग समझेंगे। तो पहला है कि गति बहुत प्रकार के हैं। एक तो सरल रेखा में गति है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु गुरुत्व के कारण, गुरुत्व बल के कारण, तो वैसे ऐसे होगी गिरती है कि मतलब वो सीधे नहीं गिरता है तब तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह। अब मान लिया तीर, धनुष से तीर छूटा तो कैसे जाता है? हमसे स्ट्रेट लाइन में। ऐसे थोड़ी ऐसे घूमते हुए जाएगी, इस तरह से नहीं। ऊपर से एग्जाम्पल है, बंदूक से गोली छूटता है तो भी देखो टारगेट पर, कम से कम टारगेट पर तो जाता है सीधी रेखा में। बाकी बात उसकी गति में कम होती है तो धीरे धीरे डाउन होने लगता है क्या, लेकिन टारगेट तक तो सीधे लाइन में जाता है, स्ट्रेट लाइन में। ये है तो सीधी रेखा की ओर से एग्जाम्पल है सरल रेखा में गति। अब है कि समतल में गति है, मतलब इस तरह से, ये इस तरह से भी गति करती है। मतलब वक्र रेखा में, जैसे सड़क पर कार चल रही है तो इसी तरह से चलता है कि सीधे जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, ऐसा तो नहीं है। रेलगाड़ी को देखो, बाइक को देखो, इस तरह से घूमते घूम जाएगा, कभी इधर कभी उधर, 2 डायमेंशन में। अब देखो एरोप्लेन भी है, 3D में चल रहा है, कभी इधर कभी उधर घूम रहा है, इस तरह से। अब और भी गति है, कौन सा? वृत्तीय गति। कुछ गति से हम लोग
मतलब परिचित होते हैं कि वो वृत्त में गति कर रहा है। यही से चारों बगल एक केंद्र के सापेक्ष, एक पॉइंट के सापेक्ष चारों तरफ रोटेट करती रहती है, घूमते रहती है, परिक्रमा करते रहती है। तो ये वृत्तीय गति हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल में पृथ्वी, और जैसे हम लोग मेले में झूला देखते हैं, झूला एक ही जगह चारों तरफ हम लोग बैठते हैं तो एक केंद्र के सापेक्ष चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। तो ये सब वृत्तीय गति हो गया। और क्या है? रोटेशनल। मान लो कि ये कोई बॉडी है और ये रोटेट करती रहती है एक ही जगह, तो ये वृत्तीय गति। तो ये वो वृत्त पर चारों ओर घूमेगी, और रोटेशनल एक ही पॉइंट पर घूमते रहेगी, एक ही पॉइंट पर। क्या ये पॉइंट के सापेक्ष घूम रही है चारों तरफ, आइए एक ही पॉइंट पर घूम रही है। जैसे कि लट्टू, लट्टू देखो, और गाड़ी का अति व्हील देखो, एक ही जगह घूमते रहता है ना, तो वही है। तो इस तरह से रोटेशनल मोशन हो गया, ये वृत्तीय गति, और स्ट्रेट रेखा में गति, सीधी रेखा में गति, और क्या है समतल में गति। इस तरह से आवर्त गति, ये वो देखो आवर्त गति है वो बच्चा। आवर्त गति में क्या होता है? मान लो कि पेंडुलम देखा है ना, ये घड़ी में नहीं लगता है, तो इस तरह से इधर इधर मूव करते रहता है। और इसका एग्जाम्पल देखोगे तो मोबाइल जब वाइब्रेशन में रहता है, मोबाइल वाइब्रेशन मोड में, तो क्या होता है? उसमें गति होने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। तो वो कौन गति है? वो तो एक ही जगह पर घूम नहीं रही है, और चारों ओर वृत्त के चारों ओर घूम नहीं रही है, सीधी रेखा तो चल नहीं रही है। तो आखिर उसमें मोशन है, तो कैसी मोशन है? तो वाइब्रेशन, उसी को बोलेंगे वाइब्रेशन मोशन, मतलब कंपन, कंपन होता है। तो इस तरह से ढेर सारे गति है प्रकृति में। मुख्य रूप से हम लोग चार पहचाने हैं अभी तक कि चार गति है। कौन कौन? एक सरल रेखा में वृत्त, वृत्तीय गति, और रोटेशनल मतलब घूर्णन गति, और वाइब्रेशन। तो इस तरह से मान लीजिए, देखो ये सब पढ़ने से क्या होता है कि हम लोग अंधविश्वास से बाहर आएंगे, अंधविश्वास से बाहर आएंगे ये सब गति समझने के कारण, समझने से। अगर मान लीजिए कोई गति के बारे में नहीं जानेगा या तो उसको स्टडी नहीं करेगा, तो क्या करेगा, क्या होगा? सोचो, लाइफ में कल्पना करो, हम लोग ट्रेन पर बैठ सकते हैं, तो देखो नियंत्रित गति, नियंत्रित गति, और ये होता है अनियंत्रित गति, अनियंत्रित गति। देखो नियंत्रित गति और अनियंत्रित गति से कुछ फायदा नुकसान बताओ, क्या हो सकता है? अगर अनियंत्रित गति है, जैसे कि तूफान का आना, क्या बाढ़ का आना, इस पर कोई कंट्रोल है इस गति में? तो देखो मानव जाति के लिए कितना नुकसान है। तो गति देखो अनियंत्रित है तो मानव जाति के लिए नुकसान है। जैसे बाइकें अगर हम लोग अनियंत्रित गति से चलाने लगे, मतलब जिसका उसका स्पीड है उससे और कहीं ज़्यादा स्पीड चलाने लगे, तो क्या होगा? अनियंत्रित हो जाएगा और मानव जाति के लिए नुकसान हो जाएगा। तो गति से भी नुकसान है यहाँ, देखो अनियंत्रित गति से। अब देखो नियंत्रित गति में, और नियंत्रित गति से देखो कितना फायदा है मानव जाति के लिए, बहुत ही फायदा है। नियंत्रित गति होने के कारण ही हम लोग ट्रेन पर बैठते हैं आराम से, और काम आसान हो जाता है, पैदल तो नहीं चलना पड़ता। यहाँ से दिल्ली 2 दिन में पहुँच गया, 1 दिन में। और एरोप्लेन देखो नियंत्रित करके रखा है, नियंत्रित गति एरोप्लेन, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर। ये नियंत्रित गति का ही कमाल है जो कि हम लोग सुरक्षित वहाँ पहुँच जाते हैं, नहीं तो ऐसा कर पाते? सोचो ये।
तो इसलिए गति को नियंत्रित करने के लिए मोशन की जानकारी हम लोग की बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या देखो, नियंत्रित गति से कितना फायदा हो रहा है मानव समाज को, तो इसलिए मोशन को समझना जरूरी है। अब देखो, नियंत्रित गति हो गया, अनियंत्रित गति। और नियंत्रित गति में ही तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है और अपने अक्ष पर चारों ओर रोटेट कर रही है। तो नियंत्रित गति के न कारण तब हम लोग यहाँ जीवित हैं, और नहीं तो पता नहीं कहाँ रहते। गजब है। अगर अनियंत्रित हो जाए पृथ्वी की गति तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा सब जीव पृथ्वी से। तो सोचो, नियंत्रित और अनियंत्रित गति। इसके बाद तो नियंत्रित है तो मानव जाति के लिए फायदा है, और नियंत्रित है तो नुकसान है। तो नियंत्रित करने के लिए मौसम की जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फिलहाल हम लोग ये सरल रेखा में गति के बारे में ही चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। आगे जो चैप्टर आएगा हम उसमें वृत्तीय गति, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशन वाला मोशन आगे चर्चा करते जाएंगे एक एक करके। तो फिलहाल हम सरल रेखा में गति करते हैं। तो गति की जब बात आती है तो कुछ भौतिक राशि है उसको समझना जरूरी है, जैसे कि चाल और वेग और क्या है, त्वरण। तो ये भौतिक राशि है। गति में जब हम लोग गति की चर्चा करने लगते हैं ना, तो ये मुख्य रूप से तीनों बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये भौतिक राशि है, इसको स्पीड बोलते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसको कल्पना करके पहले समझते हैं। क्या इसको तीन तरह से समझेंगे, कल्पना करेंगे कल्पना से, और इसको ग्राफ विधि द्वारा मतलब कागज पर समझेंगे इसको। और क्या हुआ कि इसको मतलब मापेंगे कैसे, मात्रक हम लोग पढ़े ना, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। इसको मापना भी जरूरी है कि त्वरण कितना होगा, वेग कितना होगा, स्पीड कितना, तो मैथ को यहाँ लाना पड़ेगा। तो पहले कल्पना से समझ लेते हैं कि चाल क्या है। तो देखो, तो चाल पहले समझ लेते हैं। स्पीड क्या है? क्या है? देखो, ये तो चाल कब हम लोग समझेंगे, जब कोई वस्तु गति में है तभी ना। तो देखो, अगर कोई वस्तु अगर गति में है तो हम लोग कैसे जानते हैं कि वो गति में है? नहीं समझ में आया? जैसे कि ट्रेन पर हम लोग बैठे हैं, ठीक, मान लो कि ये ट्रेन है, हम लोग बैठे हैं, तो ट्रेन पर जो भी यात्री बैठे हैं आपस में लगता है कि वो गति में है। हम सोचेंगे कि तुम गति में हो, लगता है कि दोनों आराम से अस्थिर से बैठे हुए हैं, गति कम कर रही है ट्रेन। और बाहर वाला अगर लोग देखेगा ट्रेन को तो क्या समझेगा कि हम लोग किस में हैं, गति में हैं। और हम लोग अगर ट्रेन से बाहर देखें तो सब पेड़ पौधे क्या है, गति में है, लेकिन ट्रेन गति में नहीं है, ऐसा महसूस होता है कि नहीं? नीचे भी देखते हैं तो लगता है कि जमीन गति में है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम लोग गति में, ऐसा प्रतीत होता है नहीं होता है। तो इससे क्या पता चला कि अगर हम एक जगह एक सापेक्ष बिंदु मान कर ही चलेंगे तभी पता चलेगा कि वो गति में। जैसे कि मान लीजिए ट्रेन में हम लोग बैठे हैं और एक आदमी बाहर में यहाँ खड़ा है, तो इसी को ना पता चलेगा कि ट्रेन गति में है। हम लोग को तो पता नहीं चल रहा है, हम तो ट्रेन में हैं। क्या, तो यहाँ जो व्यक्ति खड़ा है वही उसी को पता चलेगा कि ट्रेन गति में है। तो देख रहा है, किसी पॉइंट के सापेक्ष ही पता चलता है कि वो चीज गति में है। मतलब किसी चीज को अस्थिर पहले मान लेंगे, तब सोचेंगे कि वो चीज गति में है। तो हमेशा एक चीज को फिक्स रखना है। मान लिया जाए वो कार है, तो कार की गति की धारणा कैसे हम समझेंगे कि कार गति में है? कोई वो खंभा लेते हैं,
या तो कोई जगह है स्थिर है, यहाँ कोई मान लो कि हम लोग यहीं से कार चलाना शुरू करते हैं, यहाँ एक फिक्स जगह हो गया ना, तब यहाँ से जब कार चलना शुरू हुआ इस जगह से, तब इस जगह के सापेक्ष रिस्पेक्ट कार कितनी दूरी गई और वो समय के साथ दूरी में कितना चेंजेज हो रहा है, तब न कहेंगे कि वो गति में है। अगर समय के साथ दूरी में चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ कार आके यहाँ कार आया और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि कार में दूरी में चेंज नहीं हो रहा, यहाँ से चला तो यहाँ तक आया तो दूरी में चेंज हो रहा था समय के साथ, लेकिन यहाँ आया तो समय तो बढ़ रहा है लेकिन दूरी में चेंज नहीं हो रहा था। हम लोग क्या कहेंगे कि कार गति में नहीं है। तो सोच रहा है, एक पॉइंट को हम लोग फिक्स करके सोचेंगे तभी हम लोग लगेगा कि गति में है। तो पहला नंबर है कि एक पॉइंट को सापेक्ष किसी चीज को परीक्षण करते हैं। तो चाल को समझने के लिए पहले दो और भौतिक राशि है उसको समझ लेते हैं, एक है दूरी और एक है विस्थापन। ये सब बचपन में पढ़े होंगे लेकिन पता नहीं भूल गया होगा, तो यहाँ भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इस दोनों को पहले समझ लेते हैं कि क्या है इसमें। देखो, दूरी, अगर हम लोग यहाँ है, ये एक जगह है ए, हम लोग वहाँ है, यहाँ से चलना शुरू किए और बी तक पहुँचे, तो हम लोग इस तरह से घूमते हुए पहुँचे, यहाँ से इधर गया फिर यहाँ पहुँच गया, ऐसे आ गया क्या। और एक है कि यहाँ से यहाँ सीधे पहुँच गया, तो शॉर्टकट रास्ता है कि नहीं। ये थोड़ा सा घुमा के है, तो देख रहा है। तो जब हम लोग यहाँ से चले थे और रास्ता x, मान लो रास्ता y, तो रास्ता x से जब हम लोग चलना शुरू किए तो इसमें दूरी देखो कितना ज़्यादा तय करना पड़ा, डिस्टेंस, अभी दूरी कितना ज़्यादा तय करना पड़ रहा है। और इसमें देखो रास्ता जब हम लोग y से चलना शुरू किए तो यहाँ से यहाँ तक, देख रहा है दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे क्या, दूरी। और ये जो शॉर्टकट रास्ता ये है y वाला, इससे अब शॉर्टकट हो सकता है, नहीं होगा, इसी को बोलते हैं विस्थापन। आ गया समझ में कि ये दूरी है और ये विस्थापन है, तो ये समझना है। आप समझो, जब विस्थापन आएगा ना तो दिमाग में यही इमेजिन होना चाहिए कि दो बिंदुओं के जो शॉर्टकट रास्ता है, मतलब दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, इससे कम दूरी होगा इसमें नहीं होगा। अगर कोई दूसरा रास्ता देखो तो ऐसे होके जाएगा, तो ये भी तो देखो इससे बड़े है होगा, इधर जाएगा फिर इधर से इधर के घूम के जाएगा, यानी कि इसके अलावा और कोई रास्ता अगर बनाता है तो इससे तो बड़े होगा, इससे छोटा नहीं होगा। तो दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम जो दूरी है उसी को विस्थापन कहेंगे। ये है, तो विस्थापन और दूरी में समझ में आ गया। अब चाल समझो। तो देखो, जैसा कि हम लोग समझे थे कि कोई एक फिक्स बिंदु या तो फ्रेम मान कर ही चलेंगे जिसके रिस्पेक्ट हम लोग चाल को समझते हैं। तो जिस बिंदु से हम लोग चाल को समझते हैं उसको निर्देश बिंदु बोलते हैं। निर्देश बिंदु यानी कि मूल बिंदु, ये है, तो उसको हम लोग मूल बिंदु समझ लेते हैं। तो स्पीड क्या होगा, तो मान लो कि यहाँ से कोई वस्तु चलना शुरू किया, यहाँ से इस तरह से, क्या, तो चाल कैसे होगा, चाल होगा जैसे जैसे समय बीतेगा
उस तरह से इसके दूरी में क्या होगा, परिवर्तन होगा। दूरी बटे समय, यानी कि कार पहले यहाँ था, मान लो कि इधर समय है और इधर दूरी है, तो इस तरह से यहाँ अगर है तो यहाँ का दूरी देखो कम है, यहाँ देखो और ज़्यादा दूरी बढ़ रहा है। तो समय के साथ जो दूरी में चेंजेज आता है ना, वो चाल हो जाता है। तो दूरी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कुछ कभी हम लोग स्पीड ज़्यादा स्पीड में रहते हैं, कभी कम स्पीड में रहते हैं, तो उसको उस भौतिक राशि को क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। अब वेग देखो, वेग और चाल में क्या है, दोनों लगभग एक ही है, इसको वेलोसिटी बोलते हैं। चाल, चाल हम लोग क्या कहेंगे, दूरी बटे समय, मतलब समय के साथ जो दूरी में चेंजेस हो रहा है उसको चाल कहेंगे। और वेग क्या है, विस्थापन, विस्थापन बटे समय। अब देखो विस्थापन हम लोग समझे थे कि क्या है और दूरी क्या है। तो दूरी में देख रहा है और यहाँ विस्थापन है। विस्थापन मतलब दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी है। तो विस्थापन देखो एक स्ट्रेट लाइन होता है कि नहीं, और दूरी इस वक्र लाइन में भी हो सकता है। दूरी स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, दूरी वक्र लाइन भी हो सकता है, लेकिन विस्थापन ये वक्र नहीं होगा, ये हमेशा स्ट्रेट होगा। तो जब कोई वस्तु अगर स्ट्रेट है उसमें क्या होगा, दिशा होगा ना। मान लो कि ये कोई वस्तु है यहाँ, तो हम इसके लिए इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। क्या इस बिंदु के सापेक्ष हम किधरों जा सकते हैं। तो देख रहा है कि जब स्ट्रेट है तो इसमें क्या होगा, दिशा होगा। तो इसमें दिशा नहीं है, चाल में दिशा नहीं है। देख रहा वक्र में जिधर तिधर घूमते हुए जा रहा है, कोई जरूरी नहीं, लेकिन विस्थापन में दिशा भी है। तो इसमें क्या रहेगा, दिशा रहेगा। और दूरी में सिर्फ परिमाण है, परिमाण है सिर्फ इसमें, और इसमें दिशा और परिमाण दोनों है। दिशा परिमाण मतलब समझा ना, दिशा तो समझ लिया कि किस दिशा में जा रही है, और परिमाण मतलब नहीं समझा। जैसे कि कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ है 100 मीटर, यहाँ तक पहुँच गया, तो 100 मीटर पहुँच गया ना, तो 100 क्या है, ये परिमाण हो गया, 100 परिमाण हो गया। और वेग में क्या होगा, 100 मीटर तक तो पहुंचा, लेकिन किस डायरेक्शन में पहुंचा, इसमें 100 करेगा। तो जब हम स्पीड में दिशा को अगर हम शामिल कर लेते हैं तो उसी को क्या बोल देंगे, वेलोसिटी, वेग। तो ये दिशा को शो नहीं करेगा, ये दिशा को शो करेगा, बस और कुछ नहीं है। और ये विस्थापन इसमें रहेगा। तो इसमें देखो मान लिया यहाँ से यहाँ वेग कहेंगे, तो इस डायरेक्शन में कितना पहुंचा, 100 मीटर, तो इसका परिणाम 100 हो गया। और डायरेक्शन कहेगा तो ए से बी की ओर है, दिशा ए से बी की ओर है, और परिणाम पूछा तो 100 है। तो इसमें दिशा है और परिमाण है, बस वेग यही हुआ। तो ये सिर्फ हम लोग कल्पना करके सीख रहे हैं। अब देखो त्वरण को इमेजिन करो क्या है,